Good morning student and welcome to online classes by Pankaj Tiwari. Today I am going to explain class 8 Geography chapter 3rd part 3rd. In this video I am going to explain the natural resources, forest and wildlife. In previous video I am already explained you about forest, distribution of forest in world. Today I am going to explain the vegetation, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. स्टूडेंट आज मैं इसमें आप लोगों को नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. तो इसमें मैं आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि किसी भी देश में या किसी भी जगह अगर जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी और अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है. क्लाइमेट, सॉइल और अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है. तो जैसा जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसमें कई जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कई प्रकार के जो है क्लाइमेट पाए जाते हैं और उसी के अनुसार जो है अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण कई प्रकार की वनस्पतियां भी उगती हैं. कई प्रकार की का अल्टीट्यूड है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं प्लेट्यू एरिया है, तो कहीं जो है देखें तो माउंटेनियस एरिया है. तो अल्टीट्यूड भी डिफरेंट है, तो उसके कारण जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ जो है वनस्पतियाँ भी अलग अलग प्रकार की उगती हैं. अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का जो है मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी श्रब्स फॉरेस्ट, माउंटेनियस वेजिटेशन. ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. अब इसमें मैं फर्स्ट जो है इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया हूँ. ट्रीज, फीचर्स, ट्रीज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इस कॉलम में अरेंज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो इसमें पहले मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करता हूँ. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा नाम से ही विदित है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखें तो जहाँ बहुत हाई रेनफॉल एरिया है, बहुत ज़्यादा बरसात होता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होता है, तो बरसात ज़्यादा होने के कारण वहाँ नमी, मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. और जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत लंबे लंबे ट्री पाए जाते हैं, बहुत घने पेड़ पाए जाते हैं. और घने पेड़ पाए जाते हैं तो इस तरीके से देखें तो ये जो पौधे होते हैं पूरे थ्रू आउट ईयर हरे भरे होते हैं. तो हरे भरे होने के कारण इनका नाम जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट रखा गया, क्योंकि पूरे थ्रू आउट ईयर वो हरे भरे रहते हैं, अपने पत्ते कभी जो है गिराते नहीं हैं. तो इस तरीके से जो है इन्हें जो है कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में एवरग्रीन टाइप का जो है फॉरेस्ट ये पाया जाता है. इसमें देखें तो मुख्य रूप से जो है टीक है, इबोनी है, बम्बू है, सालवुड है, रोजवुड है और रबर है. ऐसे कुछ पौधे जो है वहाँ उगते हैं. अब इसमें देखें तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य रूप से जो है वेस्टर्न घाट का एरिया जहाँ 400 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होता है वो है, और या तो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, वहाँ जो है इतने घने और बड़े जंगल इस तरीके के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पाए जाते हैं. इसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का. तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ जो है रेनफॉल बहुत मॉडरेट होता है, जो कि 80 से 200 सेंटीमीटर, 80 टू 200 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होता है. और यहाँ सीजनल रेनफॉल होता है और सीजनल टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिसके कारण जो है एक विशेष मौसम में जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं. इसीलिए इनको जो है डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है. इनके अपने पत्तों को गिरा देने के कारण ये डेसिडियस कहा जाता है. और ये रेन जो सीजनल रेन है और टेम्परेचर है वो इस प्रकार के वेजिटेशन को उगने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. इस तरीके से वहाँ देखिए तो टीक, साल, शीशम, नीम और मैंगो के ट्री जो है पाए जाते हैं. और इस तरीके के जो पौधे हैं वो मुख्य रूप से देखें तो जो पेनिसुलर पार्ट है इंडिया का, पेनिसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है उस एरिया में इस तरीके के जो है पौधे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो सब मिलाकर के देखते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखें तो रेनफॉल और टेम्परेचर ही जो है प्रभावित कर रहा है डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन के लिए. फिर वहीं आगे देखते हैं तो फिर रेनफॉल जो है प्रभावित किया, जहाँ बहुत ही कम बरसात होता है, लेस देन 50 मिलीमीटर,
जहाँ 50 मिलीमीटर से भी कम बरसात होता है, बहुत कम बरसात होने के कारण वहाँ वेजिटेशन किस प्रकार के मिलते हैं, ज़ेरोफाइट्स टाइप के मिलते हैं, जिनके पत्तों में कांटे होते हैं, जिनकी पत्तियां जो है मांसल होती हैं, जिनके कारण उनके जो है स्टोमेटा कवर होते हैं, और जो है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस लो होता है, वहीं अपने आप को जो है ये पौधे कुछ जो है अडॉप्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस कम होगा तो क्या करेंगे, इनके पास जो भी पानी की मात्रा होगी उसमें वो जो है फोटोसिंथेसिस करके सरवाइव कर पाएंगे। तो इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं थार्नी श्रब्स और थार्न और श्रब्स फॉरेस्ट में, जहाँ की जो है उनके पत्तों में कांटे होते हैं, कटीले होते हैं। और इस तरीके से देखें तो कुछ श्रब्स हैं और कुछ बसेस हैं, कैक्टस है, पाम है, डेट है, इस तरीके के पौधे उगते हैं। और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो राजस्थान, गुजरात, कुछ जो पंजाब का एरिया है और कुछ हरियाणा का जो एरिया है, वहाँ इस तरीके के जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं माउंटेनियस वेजिटेशन का। माउंटेन में जो मैंने बताया कि अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंट अल्टीट्यूड पाया जाता है। तो डिफरेंट अल्टीट्यूड पर माउंटेनियस फॉरेस्ट में जो है अलग अलग प्रकार के जो है पौधे उगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई होता चला जाता है टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। तो मैंने बताया था ना कि सॉइल टेम्परेचर और रेनफॉल पर जो है वेजिटेशन को प्रभावित करता है। तो जैसे जैसे मैदानी एरिया से पहाड़ी एरिया जाते हैं, उसमें भी जब उनका अल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, ऊंचाई बढ़ता जाता है, तो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर मिलता है। उसके कारण अलग अलग प्रकार के वहाँ वनस्पतियाँ उगती हैं। जैसे बताया है कि अगर 1800 मीटर के ऊपर चलते हैं तो डेसीडियस टाइप का जो है लकड़ी मिलता है या फॉरेस्ट मिलता है, जिसकी लकड़ियाँ जो है बहुत हार्ड होती हैं। जैसे साल का बताया है 3000 मीटर से ऊपर चलते हैं तो पाइन, सीडार और देवदार और कुछ कार्निफेरस टाइप के जो है पौधे दिखाई देते हैं। लेकिन 4500 यहाँ 3000, यहाँ 1800 और यहाँ 4500 मीटर के ऊपर चलते हैं। 4500 मीटर के ऊपर चलने पर वेजिटेशन क्या होता है, नहीं मिलता। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो है डेसीडियस पाया गया, तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर सीडार, देवदार और कुछ कार्निफोरस पाए गए। तो 4005 मीटर के ऊपर जाने पर वेजिटेशन होते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर चलते हैं तो वो एरिया पूरा जो है बर्फ़ से ढक जाता है, पूरा एरिया कवर हो जाता है बर्फ़ से कवर हो जाने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का वेजिटेशन नहीं मिलता है। और ये देखें तो हिमालयन रीजन में ऐसा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता चला जा रहा है, तो लोग क्या है, लोगों को निवास के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए कल्टीवेटेड लैंड चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल के लिए चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते चले जा रहे हैं। तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो फ्लड जब आता है, बाढ़ जब आता है, तो उस समय इरोजन का प्रोसेस तेज होता चला जा रहा है। और इस तरीके के एक्टिविटी के कारण जो फॉरेस्ट है उसका इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। इन सारे रीजंस को देखते हैं तो फिर क्या है, इन्वायरमेंट कहीं लॉस होता चला जा रहा है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट से हमें फाडर मिलता था, कुछ मेडिसिनल जो है प्लांट मिलते थे, वो धीरे धीरे क्या है, समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या है, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फॉरेस्ट देखें तो पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्री के पास 1/3 जो उसका टोटल एरिया है उसका 1/3 जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब 33.3% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अपने इंडिया में देखें तो केवल 24.4% ही फॉरेस्ट है। तो यहाँ तो नियर अबाउट 9% वैसे ही कम है, उसको और जो है कवर करके मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो हमें चाहिए कि इनका कंजर्वेशन करें, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करें और ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें। उसके लिए कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप
लेना चाहिए। जैसे दिया स्टॉप रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, जो इतना तीव्र गति से हम जंगलों को काटते चले जा रहे हैं अपने नीड के लिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए कि कम से कम हम फॉरेस्ट को काटें या न काटें, रोक सके तो उसके जो है विकल्प को चुन लें और उसको कटिंग को रोक दें, लापरवाही से तरीके से न काटें। इसके बाद है स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है कि एक विशेष पैच को जो है फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, उसको जला करके उसको साफ कर दिया जाता है, वहाँ खेती करते हैं और इसके बाद जब वहाँ फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है फिर अगले पैच के लिए जो है आगे चले जाते हैं, उसको फिर से काटते हैं, जलाते हैं और फिर वहाँ फिर से खेती करते हैं। तो इस तरीके का मेल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है इस तरीके का शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना हो सके। इसके बाद बात करते हैं तो कहा है इनकरेज एफॉरेस्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने के लिए लोगों को जो है इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि लगाएं, कि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहे, ऑक्सीजन की मात्रा जितना हमको चाहिए उतना अवेलेबल होता रहे। इसके अलावा जो है एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल होता रहे। इसलिए हमें जो है एफॉरेस्टेशन के लिए लोगों को जो है इनकरेज करना चाहिए। फिर कहा है स्टॉप फॉरेस्ट फायर। कभी कभी देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट में तीव्र गति से जब फायर लगता है, आग लगता है, तो वो बुझ नहीं पाता। तो कुछ ऐसा टेक्निक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाए कि इस तरीके के जब भी जो है फॉरेस्ट में फायर लगता है, आग लगता है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद दिया है डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन। हमें पौधों को काटने से रोकना चाहिए, लोगों को जो है बताना चाहिए कि पौधों को काटने से हमें क्या लॉस हो रहा है। जैसे कई प्रकार के वैसे भी चलाए गए हैं, चिपको मूवमेंट जैसे कई मूवमेंट इस तरीके के चलाए गए हैं। तो हमें इस तरीके का मूवमेंट चला करके या लोगों को अवेयर करके जो है जो एफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए। इसके बाद दिया है कंट्रोल क्वायरिंग। माइनिंग क्वायरिंग का जो प्रोसेस किया जाता है, जो सरफेस से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ के वेजिटेशन को प्रभावित करते चले जा रहा है। तो हमें चाहिए कि क्वायरिंग को रोकना चाहिए कि इस तरीके का जो है इरोजन का प्रोसेस ना हो सके उससे, और जो है वेजिटेशन को जो है बचाया जा सके। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अगले वीडियो में इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।